जय हिंद साथियों, तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान आरएएस के जो पेपर है 1 अक्टूबर को होने वाला है, उसके रिगार्डिंग राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न विगत आरएएस के पेपर में पूछे गए हैं उनका मैं विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ परियोजनाएं दी गई हैं, और साथ साथ में जिलों को सुमेकित करना मतलब सुमेलित करना है। तो सुनना, ये गागरीन है, गागरीन परियोजना कहाँ की होगी, को पीपलाद कहाँ की होगी, गरदड़ा कहाँ की होगी और तकली कहाँ की होगी। तो आपको पता है जलदुर्ग, आप जब इतिहास कला संस्कृति पढ़ते हो तो गागराउंड का जो किला है वो आपके झालावाड़ में, तो गागरीन परियोजना भी कैसे याद हो जाएगी आपको, झालावाड़ से याद हो जाएगी। पीपलाद का नहीं मालूम, चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। गरदड़ा बूंदी में है, गरदड़ा कहाँ है, बूंदी में है, और तकली आपके कोटा में आ जाएगी और पीपलाद आपके बारा में आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर मैं कह दूँ इसको ए डाल लो, बी सी और डी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चंस आरएस द्वारा हर बार पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। आप भी आपके कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहें। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि गलत युग्म की पहचान करनी है। देखो, एक टाइप तो पहले आ गया, अब ये गलत युग्म, ये मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आरएस के विगत पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो गैब सागर डूंगरपुर में, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, गैब सागर कहाँ पर है, डूंगरपुर में। कायलाना जोधपुर में सही है। चांद बावड़ी आभानेरी कहाँ पर, आभानेरी, और ये आभानेरी कहाँ पर है, ये आपके दौसा में। ठीक है ना। और गढ़सीसर, ये गढ़सीसर आपके बीकानेर में नहीं है, गढ़सीसर कहाँ पर आएगा, तो आएगा आपके जैसलमेर में। कहाँ पर आएगा, जैसलमेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गलत युग्म, तो गैबसागर डूंगरपुर कायलाना। आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर दें कि कोलायत कहाँ पर है, कोलायत झील जो है वो कहाँ पर है, कोलायत झील कहाँ पर है। ठीक है, बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कि कुछ मैप दिया हुआ, इस तरह के ज़्यादा आएंगे, ध्यान रखना। ज्योग्राफी में मैप आपको याद नहीं है तब तक आप अच्छे खासे क्वेश्चंस को भी छोड़ सकते हैं। तो आपको बता रखा है कि 1 नंबर पॉइंट शो कर रखा है वहाँ पर, 2 3 और 4 ये पूछा है कि 1 2 3 4 इस तरह से कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। ध्यान रखना, ये कलाड़ संस्कृति में भी आपकी जनजातियाँ हैं और ज्योग्राफी में भूगोल में भी कला संस्कृतियाँ हैं। तो आपको जनजातियों को अच्छे से पढ़ना है। तो ध्यान रखना, ये पूर्वी एरिया है, तो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सांसी जनजाति। कौन सी, सांसी जनजाति। इसके बाद में सहरिया है आपके बारा में, तो सहरिया, कौन सी, सहरिया। इसके बाद में ये दक्षिणी, लगभग दक्षिणी राजस्थान में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है भील जनजाति, और सिरोही आबू रेवदर की साइड में एक जनजाति मिल जाती है, उसको कहते हैं गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति। तो देख लो, सांसी, सहरिया, भील, गरासिया, सांसी, सहरिया, भील और गरासिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी द्वारा, देखो पहले तो ये क्लियर कर लो कि कहाँ की जाती है, दक्षिणी पूर्वी मतलब इस एरिया में की जाने वाली आदिवासियों द्वारा एक खेती की जाती है। इस कृषि को क्या कहते हैं, शुष्क खेती, नहीं सर। अब देखो कन्फ्यूज तो आप इसमें हो सकते हो, वालरा, चिमाता या दजिया। ध्यान रखना, ये जो चिमाता और दजिया है ये इस तरह की खेती होती है। एक पहाड़ के ऊपर की जाने वाली जो खेती होती है, पहाड़ के ऊपर जो की जाने वाली खेती होती है उसको तो कहते हैं चिमाता, और जो नीचे की जाती है पहाड़ के निचले भूभागों में, समतल भूभागों में, उसे हम कहते हैं दजिया। और इसका आंसर हो जाएगा आपके वालरा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर बताएं कि वालर जो नृत्य है, वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है। इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, है ना, डिलीट कर दिया था। इसकी वजह से हम भी इस क्वेश्चन को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, जबकि कहीं कहीं इसका आंसर दे रखा है पश्चिम बनास और कहीं कहीं इसका आंसर दे रखा है वाकल। तो इसको विरोधाभास समझ के इस क्वेश्चन को आरपीएससी द्वारा क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका छठा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म कौन सी पाई जाती है। आपको ध्यान रखना, राजस्थान में पलाना बीकानेर में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिखता जाता हूँ मैं,
पहला तो आंसर तो हो गया लिग्नाइट। कौन सा कोयला? लिग्नाइट। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? पलाना, जो कि कहाँ पर है? बीकानेर में। फिर कपूरडी, फिर जालिपा, फिर गिरल, इन जगहों पे क्या पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। पलाना बीकानेर में है, ये बाकी के सारे कहाँ पर हैं? ये आपके बाड़मेर जिले में। ठीक है क्या? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। गोठ मांगलोद क्षेत्र का संबंध किससे है? गोठ मांगलोद जो है आपके, ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है वो समझना पहले। तो ये पड़ता है आपके नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। और नागौर में देखो रॉक फॉस्फेट आते ही तो झामर कोटड़ा आप जाओगे। झामर कोटड़ा कहाँ पर आता है? उदयपुर में आता है। टंगस्टन में आपके अजमेर वाला, वालदा सिरोही वाला एरिया है वो आ जाएगा। मैग्नीज में दक्षिणी राजस्थान, जिसमें लीलवाना, कालाकुंड, तलवाड़ा, ये सारे कहाँ के? बांसवाड़ा के। तो यहाँ पर तो आ जाएगा बांसवाड़ा का क्षेत्र पूरा। यहाँ पर लगभग पूरा सिरोही आ जाएगा। ठीक है ना। और मैं बात करूँ झामर कोटड़ा, ये आपके उदयपुर आ जाएगा। और नागौर में क्या पाया जाएगा? जिप्सम। नागौर में एक जगह और है जामसर, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि जामसर किस खनिज के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना आपके जिप्सम के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की ओर कि मावट क्या है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। मावट शीतकाल, मतलब सर्दियों में जो बारिश होती है उसको मावट कहते हैं। किससे होती है? यूपीएससी ने काफ़ी बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, किससे? पश्चिमी विक्षोभ से। आगे बढ़ते हैं। लो अयस्क की खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ध्यान रखना, नहीं की पूछा है तो ध्यान रखना। देखो अभी मैंने बताया था तलवाड़ा, कालाखूंट, मैग्नीज, ये सारे कहाँ पाए? ये किसके हैं? मैग्नीज के हैं। मैग्नीज के। तो पहला ही आंसर आपका करेक्ट हो गया। मोरिजा, बानोला, डाबला सिंघाना और निमला रायसोला, ये तीनों के तीनों लो अयस्क के हैं। मोरिजा बानोला है आपके जयपुर में, डाबला सिंघाना है झुंझुनू में, और निमला रायसोला है आपके दौसा में। कहाँ पर है? दौसा में। जबकि हमसे क्या पूछा कौन से नहीं है? तो तलवाड़ा, कालाखूंट, ये किसके हैं? सब मैग्नीज के हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाले जिले हैं। ध्यान रखना, जवाई परियोजना से जालौर, पाली और सिरोही ये तो होंगे। राजसमंद आपको मिलेगा, राजसमंद आपको नहीं मिलेगा। बस जालौर, सॉरी देखो मैं बता देता हूँ। एक तो है जालौर है, पाली है, सिरोही है, बाड़मेर है। ठीक है। और आपको पता हो तो जवाई परियोजना से सही परियोजना एक और चालू की गई जो उदयपुर से की, तो उदयपुर से इसका संबंध हो जाता है। किससे भी हो जाएगा? एक उदयपुर से हो जाएगा। तो बच्चेगा कौन सा? राजसमंद। कौन सा? राजसमंद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जवाई बांध में पानी की कमी आती है तो उदयपुर से एक परियोजना है, सही परियोजना, जो कि हम पढ़ाते हैं करंट के हिसाब से। सही परियोजना के थ्रू इसके अंदर पानी पहुँचाया जाता है। कहाँ से? सही सुरंग, सही परियोजना से। ठीक है। बात करते हैं अगला प्रश्न 11वें की। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान में पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, अवरोही मतलब मैं लिख देता हूँ घटता क्रम, तो सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ठीक है। तो देखो एक ट्रिक से वैसे हो जाता है, गुरु से दिल लगा जरा, गुरु से दिल लगा जरा, दिल लगा जरा, अचल कुंभा, अचल कुंभा। इस तरह से याद करोगे कम से कम 5 चोटियाँ तो आपको ऐसे याद हो जाएगी। गुरु शिखर की जो है, गुरु शिखर है क्या? कहीं पर भी नहीं, मारो गोली, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शेर होनी चाहिए। शेर सबसे क्या हो? घटता क्रम से शेर सबसे पहले आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में काम हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर बी में ही आपका काम हो गया। तो शेर, शेर के बाद में दिलवाड़ा नहीं है, दिलवाड़ा नहीं है तो जरगा आ गई। ठीक है। सज्जनगढ़ ठीक है, तारागढ़ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो शेर और गुरु शिखर की तो 1722 आप सभी को पता है, इसकी है 1597 की समथिंग, इसकी है 1447 के समथिंग, इसका है 1431 के समथिंग। अचलगढ़ और कुंभलगढ़ की ये सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो गुरु शिखर 1722, शेर 1597, दिलवाड़ा 1422 मीटर, ये सारी डेटा मीटर में है। अचलगढ़, जरगा, देखो ये कुंभलगढ़, और हमें क्या पूछी थी? एक तो सज्जनगढ़ 938, तारागढ़ 873, और हमें दी थी शेरगढ़ 1597, जरगा दी थी 1431।
ठीक है, और एक अचलगढ़, 1 2 3 4 4 ऑप्शन थे, आपको जमाना था। ठीक है, ये सारी कम से कम एटलीस्ट होने को तो कम से कम 37-38 चोटें हैं, आपको ये मुख्य तौर पर आपको याद रखना आपके आरएस के पेपर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है। देखो ये राजस्थान की IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित प्रश्न है, जिसमें आपको IGNP के बारे में पूछा है। IGNP का जो शासक पूछे कि किस शासक ने, तो शार्दुल सिंह ने स्टार्ट की थी। और ध्यान रखना ये 1448 से 58 के मध्य बनकर रेडी हो गई। और मैं बात करूं इसका IGNP के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। IGNP 1948 से लेके 1958 तक ये कंप्लीट हो गई। इसका जो प्रारूप तैयार किया था ये किसकी दिमाग की उपज थी, तो बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। इंजीनियर कौन था, कंवर सेन। प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, ठीक है ना, प्रारूप इन्होंने तैयार किया था। और ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1984 को, पहले इसका नाम राजस्थान नहर था और 2 अक्टूबर 1984 इसका नाम क्या कर दिया, IGNP कर दिया गया था। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई थी। कितनी लिफ्ट नहरें, 7 लिफ्ट नहरें। मैं आपको हर बार ट्रिक बताता हूँ, गंद लूंडरी गजब है, वागड़ में कोयला और फल पाके है, ये तो पुराने नाम हो गए। और ओल्ड नाम चौधरी कंवर पन्ना वीर करणी गुरु की जय, इससे आपके नए नाम और पुराने नाम याद हो जाते हैं। फिर मैंने एक मैप बताया था, जिस मैप में मैंने आपको ये बताया था, यदि हमारा ये राजस्थान है तो चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर छोड़ के बीकानेर, इन 4 जिलों से संबंध रखती है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कौन सी, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। तो आपको देखो झुंझुनू है क्या, हाँ सर है झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो देख लो हनुमानगढ़ और झुंझुनू, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। भीलवाड़ा से सर मतलब ही नहीं है, टोंक से कोई मतलब नहीं है। बीकानेर जोधपुर में कन्फ्यूज हो सकते थे, लेकिन जोधपुर में हमारा है नहीं, बाड़मेर में भी नहीं है और जैसलमेर में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गलत युग्म को पहचानना है। गलत युग्म को पहचानना है, एक तरफ दिए खनिज और दूसरी तरफ दिए खाने। अभी बताई थी पलाना जो बीकानेर की खान है, ये कहाँ पर मैं बता देता पहले। पलाना ये आपके बीकानेर में, पलाना कहाँ पर है, बीकानेर में। बाबरमल है आपके उदयपुर में, ठीक है। राजमहल है टोंक में। आप मुझे बताएं कि राजमहल टोंक में कौन सा त्रिवेणी संगम होता है, किन किन नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम कौन सा होता है। कुराड़िया, कुराड़िया ये आपके आता है उदयपुर में। कहाँ आता है, उदयपुर में, ठीक है। अब देखते हैं, मिलान करते हैं। तो जिप्सम है, ठीक है। गुलाबी संगमरमर की देखते हैं। अच्छा गलत युग में देखना है तो जिप्सम ही गलत है, पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जिप्सम गोठ मांगलो नागौर में या जामसर नागौर में जामसर में होता है, जबकि गुलाबी संगमरमर बिल्कुल बाबरमल है जो कि उदयपुर की एक जगह वहाँ पर मिलता है। तांबड़ा जिसे आप रक्तमणि या फिरोजा के नाम से जानते हैं, ये आपके राजमहल टोंक में मिलती है। और यूरेनियम के जो भंडार हैं वो आपके सर्वाधिक उदयपुर में, उमड़ा एक जगह है वहाँ पर मिलते हैं। और इसके बाद में कोई जगह आती है वो है आपके कुराड़िया। ये दोनों जगह कहाँ पर है, उदयपुर में। ये सब सुमेलित हैं, यही गलत सुमेलित था, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि, और ध्यान रखना ये जनगणना से 2018 में बात करूं, 13 में बात करूं, 21 में बात करूं, जनगणना से एक प्रश्न आना तय है, मतलब तय है। और मैंने इसका ट्रिक के माध्यम से पूरा वीडियो समझा रखा है कि आपको कैसे याद रखनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, यदि आपसे जनसंख्या पूछे, क्या पूछे, जनसंख्या पूछे, महिला जनसंख्या पूछे, पुरुष जनसंख्या पूछे या ओवरऑल जनसंख्या पूछे, तो सर्वाधिक के लिए मैं लिखता हूँ प्लस और न्यूनतम के लिखता हूँ माइनस। और मैंने इसको याद करवा रखा है, कैसे, ऐसे याद करवा रखा है कि जय जोधा अल नागौर उदय, जय जोधा अल नागौर उदय, ये वे ज़िले हैं जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। और न्यूनतम में, न्यूनतम कहाँ की है, तो जैसे प्रताप सिरोही आया, कहाँ आया, सिरोही आया। बूंदी में क्या बटे, बूंदी में राजभोग बटा, बूंदी में राजभोग बटा। इससे आपको याद हो जाएंगे जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ये सर्वाधिक जनसंख्या पूछी भी क्या है, सर्वाधिक पूछी है। जयपुर, कोटा नहीं सर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, यस ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय जोधा अल नागौर उदय। इसमें जैसलमेर सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद।
राज्य संबंध। कुछ कुछ चीज़ों में ट्रिक आपको याद रखनी चाहिए ताकि आपके क्वेश्चंस हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले जिनकी कुल जनसंख्या सबसे कम अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एसटी प्रतिशत रखते हैं। न्यूनतम की बात की है, न्यूनतम की बात की है, और किसमें बात की है? प्रतिशत में। किसकी बात की है? प्रतिशत में बात की है। तो प्रतिशत में एसटी की बात करूं तो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत है वो है आपके बांसवाड़ा में, ठीक है। और इसके बाद में न्यूनतम की बात करूं तो न्यूनतम है बीकानेर और नागौर में। कहाँ पर? बीकानेर और नागौर में, ठीक है। क्या करेक्ट है? तो बीकानेर और नागौर कहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। और ध्यान रखना यदि संख्यात्मक रूप से भी पूछ ले, संख्यात्मक रूप से पूछ ले तो बीकानेर नागौर तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर बांसवाड़ा की जगह सिर्फ संख्यात्मक रूप से क्या आ जाएगा? उदयपुर आ जाएगा। बांसवाड़ा संख्यात्मक रूप से उदयपुर आ जाता है, ठीक है ना। और यदि आपसे पूछे कि एसटी में प्रतिशत के रूप में दूसरे नंबर पर, कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर, तो बांसवाड़ा के बाद में दूसरा आएगा, वो आएगा आपके डूंगरपुर। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? डूंगरपुर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है आपका कि राजस्थान के किन जिलों व्यवस्थित करना है पूर्व से पश्चिम की ओर। जब तक आपको मैप याद होगा तो काम हो जाएगा। ये लो मैप बना लिया। दिमाग में हमेशा ध्यान रखना ज्योग्राफी पढ़ते टाइम मैप होगा तो काम हो जाएगा। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन गलत है यहाँ पर, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। पूछा कुछ और गया है और बताया कुछ और है। ओके देखो, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से आप गलती मानो, ये समझना कि इसमें से सम्मिलित करना वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र को, वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र को सम्मिलित करना है जिले से। जोड़ बीड़ गोड़वाल, जोड़ बीड़ बीकानेर, एक में 4 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं हो सकता भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। गुड़ा विश्नोई जोधपुर, गुड़ा विश्नोई जोधपुर 3 4 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। गोगेलाव ये आपके नागौर मतलब 2 और 1, ये और बीड़ होगा आपके झुंझुनू में 2 और 1, ऑप्शन नंबर बी। और ध्यान रखना बीड़ जो भूमि है, बीड़ चारा का भूमि जो कि शेखावटी में तो झुंझुनू आ गया, जबकि बीहड़ आते हैं तो चंबल नदी द्वारा धौलपुर में करौली सवाई माधोपुर में बनाए जाने वाले गहरे गहरे गड्ढों को बीहड़ कहते हैं। तो बीड़ और बीहड़ में आप कन्फ्यूज मत होना। बीड़ पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा झुंझुनू या शेखावटी, और बीहड़ आए तो आपके धौलपुर करौली वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना आपको कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। अच्छा अरावली के बारे में देखो, अरावली के बारे में बता देता हूँ। ये रही आपकी अरावली, ठीक है। अरावली में आप देखोगे तो यहाँ से जो मरुस्थल जा रहा है, देखो ये जा रहा, इस तरह से मरुस्थल का प्रसार होता है। तो ये अरावली क्या करती है? इस प्रसार को रोकती है। बिल्कुल सही बात है। तो कथन तो पहला तो सही है। सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, सभी का तो नहीं होता। देखो सभी का इसमें थोड़ा सा गलत रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार पूछा जा सकता है ना, ठीक है ना। राजस्थान वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है कि जब बंगाली खाड़ी शाखा से जो भी बारिश आती है वो अरावली से टकरा कर यहीं पर रह जाती है और पश्चिमी रेतीला प्रदेश में 0 डिग्री समगांव जैसलमेर जैसा स्थान का भी निर्माण करती है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया सी। तो अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों के समूह से संबंधित है, बिल्कुल बहुत सही है। इसमें आप ध्यान रखना लोहे के लिए नाथूलाल लोहार ऐसे याद रखना। कौन सा लोहार? नाथू लाल लोहार। आपको कि ये क्या सर? तो ध्यान रखना नाथरा की पाल और थूर हुंडेर, नाथरा की पाल और थूर हुंडेर दोनों ही लोह अयस्क के लिए जाने जाते हैं जो कि अरावली में है। तो ये डी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। और लगभग, वैसे तो सभी नदियों का नहीं लिखना चाहिए था, लगभग बताना चाहिए था। क्या लगभग सभी नदियों का होना चाहिए था? इसमें ए और डी कहीं दिख रहा है क्या? ए और डी, हाँ सभी नदियाँ आते ही गड़बड़ हो गई है। ये कहता लगभग सभी नदियों का, तो सही हो जाता। तो बी ऑप्शन भी इसका गलत, ए और डी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना इस अरावली प्रदेश में 9.3% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या रहती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 10% रहती है। और ध्यान रखना इस अरावली के पास में इंसेप्टी सॉइल मृदा पाई जाती है, जिसे हम लेटराइट मृदा के नाम से जानते हैं, जो कि अभी एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान में लेटराइट मृदा का क्षेत्र कौन सा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कथनों पर विचार करना है। किसको लेकर? लिंगानुपात को लेकर, ठीक है ना। लिंगानुपात जानते ही हो आप, लिखा हुआ, अभी इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, एज इट इज एग्जाम में आया हुआ था ये। तो ध्यान रखना 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। हाँ बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का जो औसत था वो भारत के औसत 948 से कम था, बिल्कुल
तो पहला कथन बिल्कुल सही है। देखो जनसंख्या का तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से पढ़ के जानिए। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से कम था। 1000 से कम था क्या सभी का? बिल्कुल कम था। ध्यान रखना डूंगरपुर का 994 जो कि पहले 1024 था वो भी घटकर कितना हो गया 994, दूसरा कथन भी सही है। तीसरे की बात करते हैं कि 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, पाली का 1008 के समथिंग था कुछ। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों में धौलपुर के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। गलत बात है, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये पेपर सॉल्व करते समय आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें कौन से टॉपिक का ज़्यादा रिवीजन करना, कुछ ज़्यादा दिन हमारे पास में रहे नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान में जालिपा कपूरी ताप विद्युत परियोजना के बारे में बताइए। मैंने अभी पहले प्रश्न में बताया था कि जालिपा कपूरी ये लिग्नाइट आधारित है, पहली बात तो है ना, यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, आपने पहले वीडियो में बताया था, पहले क्वेश्चन में बताया था। यह निजी विकासक द्वारा, बिल्कुल निजी विकासक द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो कथन दोनों ही सही है, ए और बी कथन दोनों सही है। और पूछा भी क्या था, सही पूछा है, सही सही लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो ध्यान रखना 10.4%। कितना? 10.4%। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत के थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भूभाग राजस्थान में है? तो ध्यान रखना थार के मरुस्थल का लगभग 60%। कितना? लगभग 60%। तो आपने देखा होगा कि 60% राजस्थान का पश्चिमी रेतीला प्रदेश, कौन सा प्रदेश? पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है वो 60% भूभाग पर 61 पॉइंट के समथिंग, 61.11 पर 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। तो इसके अकॉर्डिंग का आंसर क्या हो जाएगा? 60%। लेकिन ध्यान रखना इसमें लगभग में पूछा होता तो है, बाकी इसको भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सूची 1 को 2 से मिलाना है और दिए गए कोड को चयन करना। ओके ठीक है, स्थान दिया है और पर्वत दिया है। तो ध्यान रखना आप जालोर में जारोला पर्वत है, कौन सा? जारोला पर्वत है। और ध्यान रखना जयपुर में बरवाड़ा निश्चित, अच्छा इसके ऑप्शंस नहीं दिए, ओके ठीक है। अलवर में आ जाएगा आपके भानगढ़ और सीकर में आ जाएगा रघुनाथगढ़। यदि मैं ऑप्शन बना दूं ए, बी, सी और डी, तो इसमें पहले में क्या आ गया? पहले में आ गया 2, ठीक है, दूसरे में आ गया 1, इसके बाद में 4 और इसके बाद में 3। इस तरह का जो ऑप्शन होगा वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पर्वतों को लेकर इसमें लिखा हुआ आपके सिलेबस में राजस्थान और भारत और विश्व के पर्वत, पठार और चोटियाँ। यदि आप चाहते हैं कि हम विश्व के जो पर्वत हैं और पठार उनके बारे में एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उसका वीडियो बना सकें। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी, ध्यान रखना राजस्थान की, यदि मैं पूरे भारत की बात करूँ तो भारत की बात करने जाएँ तो एक बार तो ध्यान रखना, ये देखो ये चोटियाँ देखें एक बार कि यहाँ पर है हमारी अरावली, यहाँ पर है विंध्याचल और यहाँ पर है सतपुड़ा, ठीक है ना। तो अरावली से हमारा राजस्थान का संबंध है, विंध्यन की बात कर रहा है, मतलब ये रही आपकी विंध्याचल और ये आपकी सतपुड़ा। तो विंध्याचल से किसका संबंध आएगा? जो मालवा क्षेत्र में आते हैं, यहाँ दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में आते हैं, उनका तो संबंध होगा, लेकिन बाकी का संबंध नहीं होगा। मुकुंदरा पहाड़ियों का संबंध बिल्कुल सर पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरवा पर्वत, अलवर का पर्वत और डोरा पर्वत, इन सब का संबंध आपके किससे है? अरावली से। किससे है? इन सब का संबंध आपके अरावली से मिलता है। जबकि मुकुंदरा की जो पहाड़ी हैं इनका संबंध कहाँ से मिलता है? विंध्यन पर्वत श्रृंखला से आपके संबंध मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्य नहरें, इनको आपको मिलान करना है, कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं। तो देखो सबसे पहले जो आता है उसको क्या करो ऐसे क्वेश्चंस में। तो जाखम परियोजना प्रतापगढ़ और उदयपुर की है सर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। वैसे प्रतापगढ़ की है, उदयपुर आंसर है। तो डी में चला गया 4, क्या चला गया? डी में चला गया 4, डी में 4, ठीक है। इसके बाद में जवाई परियोजना, आपको पता है जवाई परियोजना है जो कि आपके पाली जोधपुर की है। जवाई पाली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपके जो सी है, सी में आ जाएगा 2nd, सी में कितना आ जाएगा? 2nd आ जाएगा, ठीक
ठीक है। इसके बाद में नर्मदा, ध्यान रखना नर्मदा जो परियोजना है जो कि बाड़मेर और जालौर से संबंधित है, जालौर का सिलू गांव से एंटर करती है, सर्वाधिक इसका जो फायदा है वो जालौर को मिलता है और बाड़मेर को मिलता है। तो आपके बी और बी में आ जाएगा आपके 1 और बच्ची सिद्धमुख नहर परियोजना जो कि हनुमानगढ़ चूरू की है, इसे राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो ए का हो जाएगा 4। इस तरह का ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाले हैं। आगे बात करते हैं, राजस्थान में मई जून में आने वाली धूल भरी आंधियों के लिए क्या उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति, बिल्कुल सर, संवहनी धाराओं की उत्पत्ति की वजह से सर्वाधिक आंधियाँ आती हैं जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में आपको देखने को मिलती है। अरावली पर्वत का दक्षिण पश्चिम हवा के समानांतर होना, नो। अति तीव्रगामी पूरी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो केवल एक इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आरपीएससी हर बार पूछती है कथनों कारणों को लेकर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वापस से जनगणना का चौथा क्वेश्चन आ गया। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत और राजस्थान की नगरीय का प्रतिशत क्या है? नगरीय का प्रतिशत क्या है? तो आप देखेंगे 24.87, 31.15, 31.15, 24.87, उल्टा कर दिया इसको, 21.87, 34.15। तो बताएं फटाफट आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है 31.15 जो कि भारत की है। किसकी है? भारत की, मतलब ज़्यादा है, और राजस्थान की 24.87। लगभग आप याद रखोगे तो भारत की है 31%, ऐसे याद रखना, और राजस्थान की है 25%, 31-25 का रेशियो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना इसका बेनिफिट है आपको जनसंख्या पढ़ने का। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो भीलवाड़ा का जो शुभंकर है, मोर है, बिल्कुल सही बात है सर। जैसलमेर का गोडावन है। ठीक है, गोडावन को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया? राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? आप मुझे ये बता दें कमेंट बॉक्स में। इसको और किस किस नामों से जानते हैं इसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल से मुझे बताएं। सवाई माधोपुर में शेर नहीं मिलते हैं सर, बाघ मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं? बाघ मिलते हैं। तो गलत कथन तो आपको मिल गया। तीसरा कथन है, और चूरू में कृष्ण मृग, काले हिरण, कुरंजा पक्षी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ें आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी जनजाति की बात कर रहा है, कि जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? बात वही होगी, मैंने पहले भी कहा था, प्रतिशत पूछे, संख्यात्मक पूछे। बीकानेर और नागौर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर और नागौर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी नदी की विशेषताएं लिख रखी हैं। एक विशेषता येरी, एक येरी और ये एरी, और ये पूछ रहा है ये विशेषताएं किस नदी की हैं? तो ध्यान रखना इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले की अरावली पहाड़ी से होता है, मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी और मोरल इसकी सहायक नदी है। मैंने आपको बताया था बनास नदी के बारे में। बनास नदी जो कि आपकी इस तरह से जा रही थी, बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? खमनोर पहाड़ी से। खमनोर पहाड़ी कहाँ पर आती हैं? ये राजसमंद में आती हैं, और ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में है। कहाँ पर हैं? कुंभलगढ़। तो पहला कथन तो इसी से सही हो गया। फिर इसके बाद में कोठारी, खारी, डाई, मोरल, ढूंढ, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो बनास इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना इसकी जो लंबाई है वो 512 किलोमीटर है। कितनी है? 512 किलोमीटर की है। और राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी बनास नदी है। वैसे लंबी नदियों में बात करें तो चंबल नदी होती है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में, पूरी राजस्थान में, जो कि खमनोर पहाड़ी राजसमंद से लेकर सवाई माधोपुर, रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर तक जाती है, मतलब राजस्थान से संबंध रखने वाली एकमात्र नदी इसका नाम है बनास नदी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? तो गोगेलाव कहाँ पर है? चूरू में है, पाली में है, जालौर में है या नागौर में है? कहाँ पर है गोगेलाव? चूरू में है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। पाली में भी नहीं है। गोगेलाव आपके कहाँ आ जाएगा? नागौर में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? नागौर। ये वही नागौर जहाँ पर हमने बात की थी गोठ मांगलोद की। किसकी? गोठ मांगलोद की, जिप्सम के लिए, नागौर जमसर के लिए। ठीक है, बात करें आगे। और सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? ये कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में लगते हैं? सर्वाधिक पशु मेले, पहली बात तो कितने लगते हैं और कितने लगते हैं ये बताना। राजस्थान में पशु मेले कितने लगते हैं? राजस्थान में पशु मेले कितने लगते हैं और सर्वाधिक कितने लगते हैं? इस दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल के भाग के बारे में कोई बताना है कि थार के मरुस्थल में कौन कौन सा आता है। तो गोडवाड़ प्रदेश, देखो एक बार इस तरह से बना लिया अगर आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी अरावली और यार आपका थार का मरुस्थल। इसके अंदर देखो शेखावटी वाला एरिया पूरा आएगा, बिल्कुल आएगा सर। ठीक है, इसके बाद में सर घग्गर का मैदान, बिल्कुल ये पूरा घग्गर का मैदान आ जाएगा। गोडवाड़ प्रदेश सर लूणी, जालोर, सिरोही, पाली
करौली वाला एरिया आ जाएगा, लेकिन सर बनास वाला जो है वो बनास वाला इस साइड का एरिया है, तो हमें इसमें बनास नहीं आएगा। तो बनास नहीं आएगा मतलब सी जिसके अंदर ऑप्शन में होगा वो तो गलत है। तो ए बी ये वाला सर गलत हो गया। ए बी डी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पर, उसमें दे रखे हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। देखो पहले उपोष्ण इसको कह सकते हैं, पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे, तो पर्वत कहाँ मिलेगा, झालावाड़ में है क्या, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सर इन तीनों में तो नहीं है। आंसर कहाँ रहता है आपके, सिरोही में रहता है। सिरोही में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो आपसे माउंट आबू, यहीं पर इसी सिरोही में और पूछे तो आपको सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। इसी सिरोही की और बात करें, इसी सिरोही में एक झील है जिसका नाम है नक्की झील। अब मुझे ये बताएं नक्की झील कैसी झील है, प्राकृतिक झील है या कृत्रिम झील है। ठीक है, यहीं पर इसी झील के किनारे नंदी रॉक, टॉड रॉक और हॉर्न रॉक, कौन सी, नंदी रॉक, टॉड रॉक और हॉर्न रॉक, ये सारी चट्टानें भी किस के किनारे हैं, इसी नक्की झील के किनारे। आगे बात करते हैं अगला, और ध्यान रखना कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जब हम पढ़ते हैं, मैंने मैप से पढ़ा भी रखा है, तो यहाँ पर आएगा BWHW, यहाँ पर आएगा BSHW, यहाँ आएगा पूरे में CWG, ऐसे याद करो इसको, W इसके बाद में ये दक्षिणी और हाड़ौती वाला, इसी में आएगा AW, और ये बचा कुछ पूरा है इसमें आ जाएगा CWG। ये आपके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। इसमें देख लेते हैं, CWG भरतपुर में आएगा, बिल्कुल सर भरतपुर में आएगा, पहला कथन सही है। BWHW इलाका रह जाता है, बाड़मेर यहाँ आ जाता है, तो बाड़मेर भी नहीं आएगा, तो A आएगा ऑप्शन नंबर, और ऑप्शन नंबर C आएगा। A और C ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है, इसको चेंज कर लो, ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हो गई, A और C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट, अच्छा इसमें क्या पूछा, सही सुमेलित है, अरे सॉरी सही सुमेलित, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, A और D ऑप्शन नंबर A में आ रहा है, A और D ऑप्शन नंबर A में। देखो देखने में कहीं गड़बड़ी हो जाती है, सही कथन की बात कर रहा था, हमारे पास में सही कथन दो ही थे, A और D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। सही सुमेलित, मांडो की पाल। ध्यान रखना, आपको पूछे, मैंने दो पाल बताई, एक तो नाथरा की पाल, किसकी, नाथरा की पाल। नाथरा की पाल ये कहाँ पर है, ये आपके उदयपुर में। और किसके लिए फेमस है ये, तो मैंने बताया था आपके लौह अयस्क के लिए, किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। और मैं बात करूं मांडो की पाल, मांडो की पाल ये डूंगरपुर में है, कहाँ पर है ये, डूंगरपुर में, जो कि फेल्सपार के लिए नहीं है, ठीक है ना, किसके लिए, फ्लोराइट के लिए, ठीक है। इसके बाद में बात करूं तलवाड़ा सीसा जस्ता, ये भी तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि तलवाड़ा में तो हमने देखा है सीसा जस्ता नहीं, यहाँ तलवाड़ा में आपको मिलता है मैग्नीज, क्या मिलता है, मैग्नीज। आपको सीसा जस्ता चाहिए तो सीसा जस्ता के लिए आप करोगे सवाई माधोपुर का चौथ बरवाड़ा। इसके बाद में खेरवाड़ा में एस्बेस्टस, खेरवाड़ा में एस्बेस्टस, बिल्कुल सर सही बात है। ऋषभदेव में अभ्रक, सर कभी नहीं, अभ्रक का जब जब नाम आएगा तो आपको भोडल, ध्यान रखना अभ्रक को भोडल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भोडल। और आपने कलार संस्कृति में पढ़ा होगा भोडल प्रिंट कहाँ की है, भीलवाड़ा की है, और अभ्रक सिटी के रूप में भी किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा इधर, भीलवाड़ा रहेगा। तो आपके डी भी गलत, बी भी गलत, ए भी गलत, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी, और सी किसके अंदर है, ए के अंदर। देखो ऐसे ऑप्शंस आएंगे, अब सी में मत चले जाना कहीं, यहाँ इसको टिक कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इस पीछे वाले सी को देखना, और ऑप्शन नंबर ए, इसका विकल्प क्रमांक ए इसका सही और सटीक आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 35वां, जनगणना का 5वां क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक किस जिले में, ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना गाँव में, पहले तो मैं बात करूँ शहर में लिंगानुपात बात कर लूँ, और फिर मैं कर लेता हूँ आपके ग्रामीण में।
ठीक है। शहर में मैं बात करूँगा सर्वाधिक की मतलब प्लस की, मैं बात करूँगा न्यूनतम की मतलब माइनस की। ग्रामीण में बात करूँगा मैं पहले प्लस मतलब सर्वाधिक की, फिर बात करूँगा माइनस न्यूनतम की। ठीक है। अब ध्यान रखना, शहरी जो लिंगानुपात है, शहर में मैंने ऐसे याद करवाता हूँ जब भी ऑफलाइन बच्चों को रहता हूँ कि शहर की लड़कियाँ क्या कर देती हैं, हमें टाँक देती हैं। और कैसे, जैसे पेड़ पर सूखा पत्ता, जैसलमेर। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो टोंक का है। किसका है? टोंक का है। और जबकि न्यूनतम कहाँ का है? जैसलमेर का है। और बेचारी जो गांव में पली बड़ी होती हैं वो कपड़े धो धो के पागल हो जाती हैं। गांव में कैसी होती हैं? पली बड़ी होती है, मतलब पाली बड़ी होती हैं और कपड़े धो धो कर पागल हो जाती हैं। तो धो धो कर मतलब धौलपुर। ठीक है, देख लो सर्वाधिक ग्रामीण और सर्वाधिक नगरीय। ग्रामीण में तो एक तो टोंक आ जाएगा और पाली आ जाएगा। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति, मतलब वही वाली बात होगी, वापस से छठा क्वेश्चन आ गया है। जनसंख्या को लेकर एसटी दूसरे स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर रखती है? तो आपके डूंगरपुर इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। मैंने बताया था प्रतिशत में पहला बांसवाड़ा आएगा और दूसरे नंबर पर डूंगरपुर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? प्लस और माइनस इस तरह से मैंने बताए थे। यहाँ पर बताया था आपको बांसवाड़ा, क्या बताया था? बांसवाड़ा बताया था। और इधर मैंने आपको न्यूनतम में बताया था बीकानेर और नागौर। क्या बताए थे? बीकानेर और नागौर। इसके बाद में बात करूं दूसरे नंबर पर, तो बांसवाड़ा के बाद में प्रतिशत के रूप में आएगा आपके डूंगरपुर। तो डूंगरपुर है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस सिंचाई परियोजना की सुविधा को लेकर है? तो परवन जो सिंचाई परियोजना है वो अधिकतर कोटा, बारां, झालावाड़, इतना याद रखना, कोटा, बारां, झालावाड़। ऑप्शन नंबर ए में आपको इसका करेक्ट आंसर मिल गया। कोटा, बूंदी, बूंदी नहीं आएगा, कोटा, बारां, झालावाड़ ओनली, कोटा, बारां, झालावाड़। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वापस से जनगणना का फिर से क्वेश्चन आ गया है। भारत में जनगणना पूछी है और राजस्थान में कार्य सहभागिता दर। क्या पूछा है? कार्य सहभागिता दर क्या 39.8% भारत की रही है? तो ये सारी भारत की है इधर वाली, ठीक है ना। ये सारी सारी किसकी हैं? ये वाली भारत की हैं और ये वाली किसकी हैं? राजस्थान की है। तो बताएं ऑप्शन नंबर क्या इसका सही आंसर होगा? 39.8% तो भारत में है, जबकि 43.6% आपके राजस्थान में है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि भारत की जो सहभागिता दर है वो कम है, जबकि राजस्थान की सहभागिता दर ज़्यादा है। इस तरह से कथन और कारण में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सजाना। इनको पूर्व से पश्चिम की ओर बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। तो देखो मैं मैप भी आपके साथ में ले आया हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। बूंदी की बात करूँ, बूंदी देखो ये रही बूंदी, आपको दिख रहा होगा बूंदी। बूंदी के बाद में एक दे रखा आपके अजमेर, अजमेर के बाद में दे रखा आपके उदयपुर, और उदयपुर के यहाँ दे रखा आपको नागौर। क्या दे रखा है? नागौर दे रखा। अब देखो चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है, पूर्व से पश्चिम का है, तो पहले क्या आएगा? बूंदी आएगा। बूंदी आएगा मतलब पहले तो ए आना चाहिए सर, ए आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन गया और बाकी सब ठीक है, ओके। बूंदी, बूंदी के बाद में सीधा क्या आ जाएगा आपके? सीधा आ जाएगा आपके अजमेर। बूंदी के बाद में अजमेर, बी ऑप्शन। इसके बाद में बी, तो ये भी गया। इसके बाद में क्या आएगा? फिर इसके बाद में आ जाएगा नागौर। नागौर किस में आएगा? डी में आएगा। और फिर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो ऐसे पास पास के डिस्ट्रिक्ट देते हैं तो आपको मैप पूरा कंप्लीटली याद होना चाहिए। तो देखो आपके कंप्लीट, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं जो कि आरएस में विगत परीक्षा में पूछे गए थे। आशा करता हूँ ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं एक बार कम से कम इस तरह क्वेश्चंस देख के जाओगे, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जैसे देख के जाओगे तो आपको पता चलेगा हमें पढ़ना क्या। पढ़ते टाइम आपको ये ध्यान आएगा कि हाँ आरएस के विगत पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। इस वीडियो से आपको एक तो अंदाज़ा लग गया होगा कि हमें जितनी जनगणना है वो आपको देखनी है। लिंगानुपात हो गया, पुरुष जनसंख्या हो गई, साक्षरता हो गई, एससी जनसंख्या हो गई, एसटी जनसंख्या हो गई, इनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि आर्थिक समीक्षा के अंदर ये सारा डेटा दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। यदि आपकी इच्छा रही तो इसी तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। और आपको लगता है कि हम एक बार जनगणना का टॉपिक है या किसी भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, हमें याद करवा देने चाहिए या हम किसी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा पाएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर हमें ये वाला टॉपिक करवाया जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।